Hello, guys, and welcome back again to CNG Gen classes. You are ready to make audit easy. It's finally the time we are officially starting with Essay 200. And if you remember, in the last week, I have covered the definitions, but a very few, right? Like TCWG, then management, then framework, right? So, in this lecture, we are officially starting with Essay 200. Let's get started with the work. Basically, the pages which have initially been given are of just content and then some basic stuff that how we will gonna be study. But as I have already taught you what we will be going to study in my previous lecture with the definition, so I am directly starting with the overall objective of the auditor. First of all, let's uh, okay. So I should ask you first, what is the name of ऐसे 200? 200 का नाम क्या था? 200 का नाम है the overall objective of independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the standards on auditing. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता रहा है ये ऐसे 200 किसके ऑडिटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि उसको ऑडिट को इन अकॉर्डेंस विद एसेस क्या करना है, परफॉर्म करना है इंडिपेंडेंटली। अब जो ये वर्ड है इंडिपेंडेंट, इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये सब हम धीरे धीरे करके देखने वाले हैं, राइट? सो let's get started with the overall objective of the auditor. In conducting an audit of financial statement की audit करते हुए, the overall objective of auditor are, ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? सबसे पहले तो उसे क्या करना है, रीजनेबल अश्योरेंस देना है। क्या करना है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब कि जैसे इफ आई एम एन ऑडिटर एंड आई एम ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन आई एम नॉट द ज्योतिषी, आई एम नॉट द एस्ट्रोलॉजर जो बता रही हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नहीं, we are checking with the facts, we are checking with the figures, we are checking with the evidences, we are checking with the source document। उसके बाद we can have one conclusion and वो absolute नहीं हो सकता, it can be reasonable only। reasonable क्यों? क्योंकि it will be giving you the true and fair view, not the absolute picture of the financial statement, because हम भी ऑडिटर है, हो सकता है हमसे भी कुछ ऐसा छूट जाए जो कि बहुत नेगलिजिबल हो। ठीक है, तो हम हमेशा जब भी अपना ओपिनियन बनाने वाले हैं, हम ओपिनियन की बातें करने वाले हैं ऐसे 700 सीरीज में, राइट? तो जब भी हम ओपिनियन बनाएंगे तो वहां पे वी ऑलवेज मेंशन द रीजनेबल एश्योरेंस, राइट? To obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, फ्री है किससे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। मटेरियल मिसस्टेटमेंट आई हैव ऑलरेडी गॉन यू थ्रू कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऐसी गलतियां हैं जो कि हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। अब ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो इंटेंशनल भी हो सकती है और अनइंटेंशनल भी हो सकती है। इंटेंशनल का क्या मतलब है, विच वी हैव कमिटेड डेलिबरेटली, हमें उसके बारे में पता था। एंड ऑडिट की टर्म्स में हम उसे कहते हैं फ्रॉड। क्या कहते हैं? फ्रॉड। एंड द मिस्टेक विच हैव बीन कमिटेड अनइंटेंशनली आर कॉल्ड द एरर्स, राइट? तो हमें रीजनेबल अश्योरेंस देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, ना ही फ्रॉड की वजह से और ना ही एरर की वजह से, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework। अब अपने पास एक बहुत भारी सा वर्ड है, दैट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसका क्या मतलब होता है हम इसके बारे में समझने वाले हैं, राइट? सेकंड सेकंड ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं,
टू रिपोर्ट, इसको भी, इस पे भी हम आएंगे वापस, बिकॉज मैंने आपके लिए सेपरेट नोट बनाया हुआ है फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्टिंग करनी है, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या करना है, हमें रिपोर्ट करना है एंड कम्युनिकेट करना है एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज। रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट किसको करेंगे हम, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, ठीक है, जैसे अपनी क्या हो गई, आरओसी हो गई, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देन अगर मेरे पास लिस्टेड क्लाइंट है तो मुझे कहाँ पे अपना रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन देना पड़ेगा, ऑडिट का, लिमिटेड रिव्यू का, सेबी के पास देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जो अपना लिमिटेड रिव्यू है वो लिस्टेड क्लाइंट्स का होता है, किसकी गाइडेंस पे, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस की वजह से, ठीक है। तो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, एंड देन मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज, ठीक है। पहला और दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया होगा, बट वी आर रिमेनिंग विद द वर्ड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी हमारे कितने हैं, दो हैं। तो हम समझते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स यूज टू प्रिपेयर, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिससे कि फॉलो करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इंडियन कंपनीज, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं ईदर एज पर एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ईदर एज पर इंडियस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, वी हैव टू प्रेजेंट बैलेंस शीट, पीएल, सीएफएस, नोट्स टू अकाउंट। एंड इंडियस में क्या होता है, वी हैव टू प्रेजेंट वन एडिशनल नोट दैट इज सोपी। सोपी मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, सोकी में उसको हम बोलते हैं, सोकी में भी शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं, प्लस इसमें क्या आ जाता है मेरा, अदर अर्निंग्स, अदर रिटेन अर्निंग्स, राइट। तो वहां पे हमें चेंज दिखाना पड़ता है बिटवीन वेरियस रिजर्व एंड सरप्लस एंड ऑल दैट। यहाँ पे मैं आपको ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो नहीं पढ़ा रही हूँ, बट स्टिल आई हैव गिवन यू थोड़ा सा आइडिया। बट आई नो कि ऑडिट पढ़ने से पहले आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ चुके होंगे, एंड इंटर वाले बच्चे एडवांस अकाउंटिंग पढ़ चुके होंगे, राइट। तो अब बात करते हैं कि हाउ मेनी फ्रेमवर्क वी हैव टू टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, वन इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड अनदर इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, टू डिस्क्लोज बियॉन्ड रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क, जितना हमसे हमारे लॉ में, हमारे रूल्स में, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में कहा गया है, उससे थोड़ा ज्यादा ही हम डिस्क्लोजर दे रहे हैं, राइट। या फिर टू डिपार्ट फ्रॉम फ्रेमवर्क टू गेट फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द एफएस, या फिर जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है, रूल्स में लिखा है, राइट, प्रोविजंस लिखे हैं, आर्टिकल्स है, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिपार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से किसी से डिपार्ट कर रहे हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, या तो हम पूरी तरीके से फॉलो करके बियॉन्ड दी रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर दे रहे हैं, या फिर जो रिक्वायरमेंट थी उससे भी हम थोड़ा सा लेस डिस्क्लोजर दे रहे हैं, ठीक है। तो ईदर यू आर फॉलोइंग बियॉन्ड द लॉ और यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द लॉ, इट इज कॉल्ड दी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही हमें फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क समझ आ जाएगा, वी विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में मुझे बस आपको एक ही लाइन बोलनी है, एक लाइन के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। तो अब बात करते हैं हम फ्रेमवर्क की, कौन से वाले की, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बियॉन्ड रिक्वायर्ड बाय लॉ। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला था ना कि मेरी क्लास में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसको मैं स्ट्रेच करके आपको ना समझाऊं, दैट्स व्हाई माय क्लासेस आर स्पेशल, राइट। बियॉन्ड रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ ने जितना हमें बोला है उससे ज्यादा हम क्या करें, डिस्क्लोज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, in case of CA inter student, you have studied the accounting standard 4, and in case of CA final students, you have
स्टडीड इन एस 29। दोनों ही जो फ्रेमवर्क है, दोनों ही जो एएस इंडेक्स है, वो किसके बारे में बोलते हैं? कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, यही तीनों के बारे में बात करते हैं, राइट। अब मेरे पास क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी है, जिसको हम एज अ फुट नोट टू दी बैलेंस शीट दिखाते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया? हमें क्या करना होता है? बैलेंस शीट के नीचे कंटीजेंट लायबिलिटी का जस्ट एक अमाउंट लिखना होता है कि ये फलाना फलाना लॉस होते हैं, इसकी वजह से हमें इतनी लायबिलिटी आ सकती है इफ वी इफ द जो वर्डिक्ट है कोर्ट का, वो हमारे फेवर में नहीं आएगा, बस हम इतना लिखते हैं, एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, एज रिक्वायर्ड बाय द AS4 एंड AS29। बट इस बार मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया? हम फैक्टेड फिगर्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस भी लिखेंगे, जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टर है, हमारे जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनको बेटर क्लैरिटी रहे कि एक्चुअल में कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। दिस इज बियॉन्ड द लॉ। एंड देन वी हैव डिपार्चर फ्रॉम द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क से क्या करना है? हमें डिपार्चर करना है। डिपार्चर इन द सेंस कि अब आपको ये पता है, सीए इंटर वालों के लिए इंडेस, सॉरी, सीए इंटर वालों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड सीए फाइनल वालों के लिए इंडेस 2। तो दोनों ही किसकी बात करते हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने ये देखा है कि वी विल बी वैल्यूइंग आवर इन्वेंट्री ईदर एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर मेरी कॉस्ट कम है तो मैं कॉस्ट पे करूंगी उसे रिकॉर्ड, एंड एनआरवी कम है तो मैं उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे क्या कर लूंगी? रिकॉर्ड कर लूंगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब सिचुएशन ये हुई कि हाइप और इन्फ्लेशन हो गई, या फिर कुछ ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन, जिसकी वजह से जो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो क्या हो गई? मेरे लिए इनरेलीवेंट हो गई। क्या हो गई? जैसे मान लो मेरी जो कॉस्ट है ना, वो पहले 5,000 है, ठीक है, और जो मेरी एनआरवी है वो 6,000 है। अब अगर मैं रूल को फॉलो करूं तो मुझे अपनी इन्वेंट्री जो है वो 5,000 पे रिकॉर्ड करनी चाहिए, बिकॉज 5,000 और 6,000 विच एवर इज लोअर इज कॉल्ड 5,000। तो मेरे को वैसे करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो इररेलेवेंट हो गई। क्या हो गई? इररेलेवेंट, जिसकी वजह से नाउ मैनेजमेंट डिसाइडेड कि इन्वेंट्री को वो करंट कॉस्ट पे रखेगी। किस पे रखेगी? करंट कॉस्ट पे, क्योंकि दे आर डिसाइडिंग दिस बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड सिचुएशंस जो कि उनकी इंडस्ट्री में प्रिवेल कर रही है, ठीक है। उसका हम पूरा रैशनल मैनेजमेंट से जानने वाले हैं कि भाई एएस एंड इंडेस 2 में तो कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर लिखा है, बट व्हाई यू हैव वैल्यूड इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ करंट कॉस्ट जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट से ज्यादा है। तो वो आपको रैशनली समझाएंगे। तो बहुत 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 रेयर चांसेस है कि हम अपने सेट ऑफ रूल से डिपार्ट करें, बट वी हैव देन द स्ट्रॉन्ग रैशनली फॉर दैट, राइट। तो आई थिंक आपको इन दोनों का ही एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, बियॉन्ड द लॉ एंड डिपार्टिंग फ्रॉम द लॉ, राइट। तो ये क्या था? अपना फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क था। यहाँ पे काइंड ऑफ अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो क्या रहेगा कि यहाँ पे हमारी जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो क्या आने वाली है? बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इट इज समवेयर थोड़ा थोड़ा सा सब्जेक्टिव मामला, राइट। एंड अब हम बात करते हैं कंप्लाइंस फ्रेमवर्क की। कंप्लाइंस फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? आपको कंप्लाई करना है, मैंडेटरली आपको क्या करना है? कंप्लाई करना है। तो यहाँ पे यू विल नॉट बी हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्योंकि अब हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को पढ़ ही चुके हैं, तो यहाँ पे आई विल जस्ट से मैंने जितना बोला उतना करने का, अपना दिमाग नहीं लगाने का रे बाबा। तो ये क्या है? कंप्लाइंस फ्रेमवर्क है, जितना सेट ऑफ रूल्स में बोला है। अगर सेबी ने बोला है कि लिमिटेड रिव्यू में हमें पूरी सारी चीजों की वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं करनी है, तो नहीं करेंगे भाई। हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? क्या करने वाले हैं हम वहां पे? हम आगे पढ़ेंगे ऐसे। नहीं, लेकिन वो सीए फाइनल का पार्ट है। तो सीए फाइनल के लिए जो अलग से वीडियो बनेगी उसमें मैं बताऊंगी, सीए इंटर वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क बस इतना बता देती हूँ कि हमारे पास कुछ ना एसएस के अलावा एसआरई भी होते हैं, एसए ई भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिव्यू के होते हैं,
कुछ स्टैंडर्ड्स जैसे कि 2400 एंड 2410। तो वहाँ पे लिमिटेड रिव्यू होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें स्टैंडर्ड में बोला है कि हमें सिर्फ दो प्रोसीजर लगाने हैं, एनालिटिकल एंड इंस्पेक्शन। तो वो क्या है, लिमिटेड रिव्यू है, तो हम भी क्या करते हैं, हम ये दो ही प्रोसीजर लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा कंप्लाइंस। अब वहाँ पे मतलब मैं अपना इतना दिमाग नहीं लगाऊंगी, मेरे को तो ये भी डिस्क्लोजर देना था, वो भी देना था, वो भी देना था, नहीं, हमें सिर्फ दो ही प्रोसीजर क्या करने थे, फॉलो करने थे। तो मैंने जितना बोलना उतना आपको फॉलो करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो ये क्या था, अपने पास फ्रेमवर्क था। फ्रेमवर्क वी हैव नाउ fair presentation framework and compliance framework. Fair presentation, either you are disclosing beyond the required, and either you are departing from the requirement of the framework to prepare the financial statement. And compliance framework जैसा बोला, जितना बोला उतना करने का, right? Then okay, so we need to move to the literature now. तो बेसिकली ये जो मटेरियल है वो मैंने कहाँ से उठाया है, ICAI की वेबसाइट से ही उठाया है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल फॉर्मेटेड मटेरियल दूंगी तो हो सकता है कि दैट विल नॉट बी अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट, सो फॉर योर इज ओनली आई हैव टेकन दिस रो बेयर ऐसे, राइट। हम इसमें उतना ही पढ़ेंगे जितना रिक्वायर्ड है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया होगा, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं रहा होगा विच आर नॉट अंडरस्टैंडेबल नाउ, ठीक है। तो फर्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, एंड सेकंड है टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट, राइट। अब इन केस व्हेन रीजनेबल एश्योरेंस कांट बी ऑब्टेन, अगर रीजनेबल एश्योरेंस हम नहीं ऑब्टेन कर पा रहे हैं, तो या तो हम क्या करेंगे, एंड द क्वालिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिटर रिपोर्ट इज इनसफिशिएंट इन द सर्कमस्टांस। ये लाइन हम क्या करेंगे, जब हम ऐसे 700 पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे वापस से आऊंगी। आई हैव नोटेड इट डाउन कि मुझे ये डिस्कस करना है। ये वाला लाइन आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक वी डोंट हैव गॉन थ्रू विथ एसे 700, एसे 705। एक टाइम को 706 को छोड़ सकते हैं, बट अगर आपने ऐसे 700 एंड 701 नहीं पढ़ा है तो यू विल नॉट बी अंडरस्टैंड दिस लाइन। हम इस पे वापस आएंगे। इस पे हम लिख देते हैं विद ऐसे 705 टू रीड विद ऐसे 700 एंड 705, okay, so we will be reading them in that case. आफ्टर दैट डेफिनेशन में मैं अब आपको बता ही चुकी हूँ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में। देन उसके बाद अब बात करते हैं ऑडिट एविडेंसेस की। ऑडिट एविडेंसेस, इसका भी डेफिनेशन होता है। यस यस माय डियर स्टूडेंट, इसका भी अपने पास एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, एंड उस डेफिनेशन को हम किसके साथ पढ़ते हैं, ऐसे 500 के साथ। अब आप बोलोगे दीदी मैम वट एवर कि आपको तो ऐसे के नंबर तक याद है। क्यों याद है मुझे, मैंने अपने टाइम पे सीए फाइनल पे और सीए इंटर में तीन तीन चार चार राइटर्स की बुकें पढ़ी हुई है ऑडिट की, तो मुझे ऐसे नंबर याद है, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंसेस को हम पढ़ते हैं ऐसे 500 के साथ। लेट मी गो यू थ्रू विद माय नोट्स। ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट एविडेंसेस क्या है मेरे पास, वी स्टडी इट विद ऐसे 500, जिसका नाम ही क्या है, ऑडिट एविडेंस। तो इंफॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर, ऑडिटर जो जो इंफॉर्मेशन यूज करता है टू अराइव ऑन अ कंक्लूजन, ओपिनियन बनाने के लिए, तो वो सारी ही इंफॉर्मेशन में लिए क्या होती है, ऑडिट एविडेंस। those information are called audit evidence for me, and audit evidences कैसे होने चाहिए, sufficient and appropriate। क्या होने चाहिए, sufficient and appropriate। sufficient का मतलब कि we are categorizing them in terms of quantity, in terms of quantity, and then appropriate means कि जो हमने गैदर किया है ऑडिट एविडेंसेस वो क्या होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उनकी। लाइक
ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिट एविडेंसेस तो मैंने कलेक्ट किए, बट वो कंक्लूजन जब मुझे रीच करना है उसमें तो काम ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑडिट एविडेंसेस क्या है? इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर टू अराइव एट अ कंक्लूजन ऑन व्हिच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। ऑडिटर जो भी ओपिनियन देने वाला है उसके कंक्लूजन पे आने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमने यूज की है, दोज आर कॉल्ड द ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, राइट? तो अब हम इसी चीज को क्या करते हैं, अपनी बुक से पढ़ते हैं। Audit evidences क्या हो गए? Information used by the auditor in arriving at a conclusion on which auditor opinion is based. Audit evidences include both information contained in accounting records. अब क्या है कि जो audit evidences है उसमें दोनों ही तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। जो मैनेजमेंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है वो भी, एंड अदर इंफॉर्मेशन भी। अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है बट आई नीड टू नो देम, लाइक ऑपरेशनल अपडेट्स मुझे पता होना चाहिए कि कंपनी में जो रिकॉर्ड हो चुका है उसके अलावा भी क्या है। जो ऑर्डर, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी कंपनी के पास ऑर्डर सिक्योर हो बट वो ऑर्डर सिक्योर है, उसको अभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। आपने रिवेन्यू के स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, AS9 AS7, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू होता है AS7, एंड सीए फाइनल के केस में आपने इंड एस 115 पढ़ रखा होगा, द यूज द मेयर नाइट इंडेक्स फॉर सीए फाइनल 115, राइट? तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि मेरे पास ऑर्डर पड़े हैं बट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, तो मैंने उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं होगा ना, टू फॉलो द AS9 7 एंड इंडेस 115। तो बट ऑडिटर को वो पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से वो क्या करेगा, गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी को जज करने वाला है, एंड उसमें बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं। एंड गोइंग कंसर्न का अगेन अपने पास एक और स्टैंडर्ड है, दैट इज SA 570, तो उसको हम वहां पे पढ़ने वाले हैं। नाउ वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो ऑडिट एविडेंसेस क्या है? इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन व्हिच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। Audit evidences include both information contained in accounting records underlying the financial statement, ऐसी information जो financial statement को बनाते हुए रिकॉर्ड की गई है, and other information जिसका मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, for the purpose of essays। अब ऐसे के हिसाब से हमें क्या देखना है कि ऑडिट एविडेंसेस क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मैंने लेवल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है, लेट रीड इट फ्रॉम देयर आल्सो। The sufficiency of audit evidences is measure of quantity of audit evidence. The quantity of audit evidences needed is affected by the auditor's assessment of risk of material misstatement. अब एक और भारी वर्ड आ गया है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब जो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना के दी हुई है इन द स्पेशल डाउट क्लियरेंस सेशन फॉर सीए फाइनल एंड इंटर स्टूडेंट। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो यू कैन रिलेट टू दैट वीडियो। मैं उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, राइट? बट नॉट टू स्ट्रेच मच इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, हम इसको यहीं छोड़ते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बेसिकली यही है कि कितना रिस्क है और उसके बेसिस पे ऑडिटर असेसमेंट करेगा, एंड जितना ज्यादा रिस्क होगा हमें उतना ज्यादा ऑडिट एविडेंस को गैदर करना पड़ेगा। कम रिस्क होगा तो हम थोड़ा कम ऑडिट एविडेंसेस को गैदर कर सकते हैं। देन appropriateness. Appropriateness of audit evidences is measure of the quality of the evidence, that is relevance and reliability. क्या जो ऑडिट एविडेंसेस मैंने ऑब्टेन किए हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वेदर दे आर हैविंग द रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी आल्सो। क्या वो फेक एविडेंसेस तो नहीं है? तो ये क्या आ जाएगी? रिलायबिलिटी। रेलिवेंस, मैं मान लो रेंट एंड टैक्सेस का ऑडिट कर रही हूँ, एक्सपेंस में रेंट एंड टैक्सेस का कर रही हूँ, तो क्या वहां पे मुझे एम्प्लॉयज की पेरोल वाला डेटा काम आएगा? नहीं आएगा। मान लो मेरे को ऑडिट करना था अप्रैल में जून, फर्स्ट क्वार्टर इंडियन कैलेंडर के इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपना जो एफएस है वो अप्रैल टू मार्च बनता है, राइट? तो मुझे फर्स्ट क्वार्टर का ऑडिट करना है, तो क्या मेरे लिए मार्च वाला डेटा काम आएगा जब मुझे क्वार्टर वन का करना है? यानी मान लो मैं तुम्हें ईयर वाइज समझाती हूँ।
मेरा जो ऑडिट ईयर है वो है FY 25-26, राइट। FY 25-26 है। तो 25-26 का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो मेरे लिए क्या बनेगा, अप्रैल मई जून। तो अप्रैल मई जून का ऑडिट करते हुए क्या मेरे लिए मार्च 2025 का डेटा रेलिवेंट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम तह तक जाएंगे ना तो हम वहां पे कभी एक बार सब्सीक्वेंट इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, सब्सीक्वेंट इवेंट का कहीं ना कहीं जिक्र आएगा तो मैं बताऊंगी, बट यहाँ पे हैवी नहीं करते हैं। सफिशियंसी मतलब की क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस मतलब की क्वालिटी, राइट। तो दिस वाज ऑडिट एविडेंसेस। और जो ऑडिट रिस्क है हम इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ऑडिट रिस्क को हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 300, 315 एंड 330, ठीक है। ऑडिट रिस्क हम वहां पढ़ेंगे। आई डोंट वांट टू रेप्लिकेट दैम इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। देन वी हैव ऑडिटर, ये एग्जाम में नहीं आने वाली। डिटेक्शन रिस्क, अगेन ये रिस्क का ही पार्ट है, तो हम इसको कहाँ पढ़ने वाले हैं, ऐसे 300 एंड 305 में, ऐसे 300, 305 और 15 एंड 330 इसमें पढ़ने वाले हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन कोई हमारे काम नहीं आएगी, एग्जाम में हमसे कुछ नहीं पूछने वाला कोई कि फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है, फिर मैनेजमेंट क्या होती है, ये वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फिर मिसस्टेटमेंट क्या होती है, मिसस्टेटमेंट, यस आई नीड टू गेट यू थ्रू विद द मिसस्टेटमेंट। इसका मैंने नोट्स बनाया हुआ है, राइट। तो वी आर गोइंग विद द मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन। बुक से पढ़ाऊं पहले, स्टंट मारते हैं थोड़ा सा, है ना। स्टंट ठीक रहेगा लेकिन। तो वो लगे नहीं मैम हम तो पहले ना नोट से ही पढ़ेंगे, हमें नहीं समझ आता बुक से, पहले नोट से पढ़ाओ आप, फिर पढ़ेंगे हम बुक से, तभी आ जाएगा समझ। तो मिसस्टेटमेंट क्या होती है, मिसस्टेटमेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मिसस्टेटमेंट क्या होती है कि गलतियां, ठीक है। और मटेरियल में स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसी गलतियां जिससे कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन चेंज हो सकता है, राइट। तो डिफरेंस में स्टेटमेंट क्या होती है, सबसे पहले हम अभी बात मटेरियल में स्टेटमेंट की नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट की, एक आमतौर जनरल सी गलती, ठीक है। तो अब हम ऑडिट की लैंग्वेज में गलतियां किसको बोलते हैं, हम अपनी ऑडिट की लैंग्वेज में गलतियां किसको बोलेंगे, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सबसे पहले जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है किसकी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो ऑलरेडी हो चुका है, उसको हमने फैक्ट एंड फिगर में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड कर दिया, राइट। तो जब हमने उसको रिकॉर्ड किया, तो अब रिकॉर्ड करते हुए हमने क्या क्या किया होगा, अमाउंट रिकॉर्ड किए होंगे, रिकॉर्ड करते हुए मैंने उसको क्लासिफाई किया होगा, क्लासिफाई इन द सेंस कि मान लो मेरे को कुछ इनकम हुई थी तो मैंने उसको रिवेन्यू में रिकॉर्ड किया होगा, और रिवेन्यू में भी वो कैसा, रैकरिंग या नॉन रैकरिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रैकरिंग वाले को, नॉन रैकरिंग वाले को बोलते हैं हम अदर इनकम, राइट। तो वैसे क्लासिफाई कर दिया, फिर प्रेजेंटेशन हमें देखना होता है, एंड उसके बाद डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है। डिस्क्लोजर आप AS 9 के हिसाब से कुछ देते हो, और इंडियस 115 के हिसाब से आप कुछ डिस्क्लोजर देते हो रिवेन्यू पार्ट का, राइट। तो डिफरेंस किस चीज का, जो मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किया है अमाउंट को, क्लासिफाई किया है, प्रेजेंट किया है, डिस्क्लोज किया है एफएस में, उस वो किससे डिफरेंट है, जो कि एक्चुअल में इंडेस या एएस के अकॉर्डिंग अमाउंट क्लासिफाई, रिकॉर्ड, प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज होने चाहिए थे। लाइक जो आपके सेट ऑफ रूल्स में बोला है उससे आपने हट के रिकॉर्डिंग कर दी है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसकी वजह से आपकी अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, मिसस्टेटमेंट कहते हैं। बट अब ये जो डिफरेंस का वजह है वो इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, इंटेंशनल होगा तो वी विल बी कैटेगराइजिंग दैट स्टेटमेंट इनटू फ्रॉड, एंड अनइंटेंशनल हुआ तो दैट विल बी एरर। इसका भी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अमाउंट जैसे कि एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस कितना था, 50,000 था, कितना था, 50,000, एंड रिकॉर्ड कितना कर लिया हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में,
अकाउंटेंट थोड़ा मस्ती में था, सॉन्ग वॉन्ग सुन सान के रिकॉर्डिंग कर रहा था, जनरल एंट्रीज मार रहा था टैली में। उसने क्या कर दिया, 50,000 का 5 लाख बना दिया। क्या कर दिया, 5 लाख बना दिया। तो एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस मेरा था 50,000 एंड मैंने क्या कर दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया। मैंने कौन, मैनेजमेंट ने। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होली एंड सोलली किसकी है, मैनेजमेंट की है। तो मैनेजमेंट ने 50,000 की सैलरी को कितना रिकॉर्ड कर दिया, एक एम्प्लॉय की 5 लाख कर दिया। तो इससे क्या हो गया, एक्सपेंस ओवर स्टेट हो गए, एंड ओवर स्टेट होने की वजह से पीएल पे डायरेक्ट हिट पड़ेगा, एंड पीएल पे हिट पड़ने के साथ मेरी इनकम कम होगी और उससे टैक्स जो है वो कम देना पड़ जाएगा। तो ये क्या है, ओवर स्टेटमेंट। तो अब मुझे वजह पता लगाना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने ये जो गलती की है वो टैक्स बचाने के पर्पज से की है या अनइंटेंशनली बस हो गई। ठीक है, तो ये मुझे क्या करना है, बीइंग एन ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा। और मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी होना चाहिए। हम प्रोफेशनल जजमेंट एंड स्केप्टिसिज्म दोनों को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन आर कमिंग लेक्चर्स, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने क्या किया, बहुत भारी भरकम एक्सपेंस किया। क्या किया, एक्सपेंस किस चीज का, रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग का। किसका किया है, रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग का। अब बिल्डिंग को जब उसने रेनोवेट ही कराया है तो उससे क्या होगा, मेरा बिल्डिंग का जो वैल्यू है बढ़ेगा, राइट। बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे मैं उसको सामने बेचने जाऊंगी तो दैट रेनोवेशन अमाउंट विल बी एडेड टू माय कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। बट बट अगेन मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, मैनेजमेंट ने उसको ओपेक्स ट्रीट कर दिया। क्या कर दिया, ओपेक्स ट्रीट कर दिया। ओपेक्स मतलब कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। बट एज पर एएस 10, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, और इन केस ऑफ सीए फाइनल एज पर इंडेस 16, हमें क्या करना था, उसको द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में ऐड करना था। क्या करना था, ऐड। बट मैंने क्या कर दिया, मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करने की जगह उसने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। क्या कर दिया, चार्ज। तो बनना तो ऐसे चाहिए था, क्रिएट क्या होनी चाहिए थी, ऐसे तो होनी चाहिए थी। बट मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो ये क्या हो गया, मिसस्टेटमेंट इन क्लासिफिकेशन, राइट। और ये क्या थी, मिसस्टेटमेंट ऑफ अमाउंट थी। ये मेरी थी मिसस्टेटमेंट इन क्लासिफिकेशन। मैंने कैपेक्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ओपेक्स में ट्रीट कर दिया, ओपेक्स में क्लासिफाई कर दिया, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कैपेक्स ओपेक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट में हम ये वर्ड यूज करते हैं। देन वी हैव प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास रिपोर्टिंग डेट पे, रिपोर्टिंग डेट क्या होती है, बैलेंस शीट डेट होती है। जैसे कि अगेन अपना इंडियन फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, तो मेरे लिए रिपोर्टिंग पीरियड क्या हो जाएगा, 31 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर का मार्च 31। तो उस टाइम पे मेरे पास एक लोन रिपेएबल था। लोन, अब वैसे तो हमें जनरली पता है लॉन्ग टर्म ही होता है, बट आपने तो फैक्ट्स एंड फिगर को कंसीडर ही नहीं किया। उसमें लिखा था कि दिस लोन विल बी रीपेएबल विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट से 6 महीने के अंदर अंदर हम उसको वेव ऑफ कर देंगे, उसको पे ऑफ कर देंगे। तो जब जो चीज 6 मंथ में ही होने वाली है पे ऑफ, तो हम उसको नॉन करंट लायबिलिटी क्यों ही दिखाएंगे। उसे हमें किस में क्लासिफाई करना चाहिए था, किस में, प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट करना चाहिए था, करंट लायबिलिटी में, राइट। और ये कौन सा इंडेस या एएस कहता है हमको, एएस 1 और इंडेस 1। अब यस, अगेन ऑडिट के जैसे मेरे को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडेस भी याद है। वाई, बिकॉज मैंने बहुत बार पढ़ा है। मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 72 मार्क्स थे, सीए फाइनल में। अब 72 मार्क्स डिस्टिंक्शन होता है, ओवर एंड अबव एग्जाम्शन ऑल्सो। एग्जाम्शन अपना 60 पे आता है और डिस्टिंक्शन अबव 70 पे आता है। तो मेरा 72 मार्क्स का, तो वो अब मार्क्स तुम्हें पता चल ही रहा होगा किस वजह से था। ठीक है।